स्वागत है इस खास विश्लेषण में। आज हम इंपोर्ट फाइनेंस की दुनिया के एक ऐसे डॉक्यूमेंट पर चर्चा करने वाले हैं जो दिखने में शायद एक साधारण सा फॉर्म लगे, लेकिन असल में ये पूरे इंपोर्ट इकोसिस्टम की सबसे मजबूत और डायनामिक रीढ़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिल ऑफ एंट्री की। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मिथक फैला हुआ है कि कस्टम्स डिपार्टमेंट ही एक इंपोर्ट प्रक्रिया को क्लोज या फाइनल करता है, पर क्या वाकई ऐसा ही होता है? यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे हम परत दर परत सुलझाने वाले हैं। हमारे आज के सफर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे इंपोर्ट फाइनेंस की इस रीढ़ को, फिर इसकी जमीनी हकीकत और जीवन चक्र, उसके बाद प्रकार और वैल्यूएशन स्ट्रक्चर, फिर कैसे होता है डिजिटल क्रॉसओवर, पेमेंट्स को इंपोर्ट से कैसे जोड़ा जाता है, और अंत में फाइनल बैंकिंग क्लोजर। तो फिजिकल गुड्स से लेकर डिजिटल डेटा तक का ये सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। सेक्शन 1, इंपोर्ट फाइनेंस की रीढ़। आइए सबसे पहले भारत में सामान इंपोर्ट करने की बुनियादी कानूनी हकीकत को समझते हैं। देखिए, बिल ऑफ एंट्री सिर्फ एक मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 46 के तहत ये एक अनिवार्य कानूनी घोषणा है। इसमें इंपोर्ट किए गए सामान, उसकी वैल्यू, मात्रा, एचएस कोड और उस पर लगने वाली ड्यूटी की पूरी डिटेल होती है। इसके बिना कस्टम्स से क्लियरेंस मिलना बिल्कुल असंभव है। मतलब यही वो अल्टीमेट स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से कहानी शुरू होती है। सेक्शन 2, जमीनी हकीकत और जीवन चक्र। चलिए कागजों से निकलकर सीधे फिजिकल पोर्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि एक शिपमेंट की असल जिंदगी कैसे शुरू होती है। आइए देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस एक के बाद एक कैसे जुड़ता है। यहाँ बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट काम करता है। सबसे पहले परचेज ऑर्डर बनता है, फिर शिपमेंट पोर्ट पर पहुंचता है। लेकिन यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कैरियर द्वारा इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट यानी IGM फाइल किए बिना बिल ऑफ एंट्री फाइल हो ही नहीं सकती। एक स्टेप पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर है। अब ये बिल ऑफ एंट्री आइस गेट सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल होती हैं। इसमें इंपोर्टर का IEC कोड, बैंक का AD कोड, HS कोड, असेसेबल वैल्यू और उत्पत्ति देश जैसी अहम जानकारी जाती है। और ध्यान रहे, अगर इसमें HS कोड या वैल्यू में एक छोटी सी भी गलती हो गई ना, तो तुरंत भारी पेनल्टी लग सकती है और शिपमेंट अटक सकता है। यहाँ कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाती। सेक्शन 3, प्रकार और वैल्यूएशन स्ट्रक्चर। अब समझते हैं कि कैसे अलग अलग तरह के शिपमेंट्स के लिए बिल्कुल अलग तरह की कागजी कार्रवाई और गणित की जरूरत होती है। आमतौर पर कोई भी इंपोर्ट इन 4 रास्तों में से एक चुनता है। पहला है होम कंजम्पशन, जहां तुरंत ड्यूटी देकर सामान इस्तेमाल के लिए ले जाते हैं। दूसरा है वेयरहाउसिंग, जहां सामान बॉन्डेड स्टोरेज में रहता है और ड्यूटी बाद में दी जाती है। तीसरा एक्स बॉन्ड, यानी वेयरहाउस से सामान निकालते वक्त ड्यूटी देना। और चौथा है कुरियर। मजे की बात यह है कि कुरियर इंपोर्ट्स के इस फास्ट प्रोसेस में भी कंप्लायंस के लिए इस डॉक्यूमेंट की कॉपी रिकॉर्ड में रखना एक बहुत ही अनिवार्य कदम है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आखिर टैक्स लगेगा किस वैल्यू पर। कस्टम्स ड्यूटी हमेशा असेसेबल CIF वैल्यू पर लगती है। इसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू, फ्रेट और इंश्योरेंस तीनों शामिल होते हैं। और कस्टम्स अधिकारियों के पास ये पूरा अधिकार है कि अगर उन्हें इस वैल्यू पर जरा सा भी शक हो तो वो इसे रिजेक्ट करके अपने हिसाब से दोबारा असेस कर सकते हैं। अब इसे ना एक 3D कैलकुलेशन की तरह विजुअलाइज करते हैं। ये परतों की तरह काम करता है। असेसेबल वैल्यू के ठीक ऊपर सबसे पहले बेसिक कस्टम्स ड्यूटी यानी BCD की लहर आती है, फिर उसके ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज जुड़ता है और फिर इस पूरे कंबाइंड वैल्यू पर लगता है IGST। ये सभी लेयर्स एक के ऊपर एक जुड़कर ही वो फाइनल लैंडेड कॉस्ट तैयार करती हैं, जो असल में एक इंपोर्टर को चुकानी होती है। सेक्शन 4, डिजिटल क्रॉसओवर। यहाँ से पूरी कहानी का टोन एकदम बदल जाता है। हम फिजिकल पोर्ट से निकलकर सीधे ऑटोमेटेड डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम्स में एंट्री कर रहे हैं। हमें अक्सर लगता है कि हर एक डब्बे को खोलकर चेक किया जाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ आता है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम या RMS। ये तय करता है कि सामान को सीधे क्लियरेंस मिलेगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
फेसलेस असेसमेंट की वजह से देश के किसी दूसरे कोने में बैठा कोई कस्टम अधिकारी भी वर्चुअली आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर सकता है। यानी फिजिकल शिपमेंट अब एक प्योर डिजिटल वर्कफ्लो में बदल चुका है। और ये क्रॉसओवर बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाता है कि कैसे वो फिजिकल शिपमेंट अब एक चमकते हुए डिजिटल डेटा पैकेट में तब्दील हो जाता है। जैसे ही कस्टम्स से आउट ऑफ चार्ज का स्टेटस मिलता है, ये डेटा सीधा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की निगरानी में चला जाता है। यानी बिना किसी मानवीय दखल के ये ऑटोमेटिक रूप से IDPMS सिस्टम में एंट्री ले लेता है। सेक्शन 5, पेमेंट्स को इंपोर्ट से जोड़ना। अब तक हमने सामान और डेटा की बात की, लेकिन अब देखते हैं कि पैसा इस नए डिजिटल डेटा से आखिर कैसे मिलता है। यहाँ हम 2 अलग-अलग फाइनेंशियल टाइमलाइंस देख रहे हैं। एडवांस पेमेंट के केस में पैसा पहले चला जाता है, फिर सामान आता है, बिल ऑफ एंट्री सिस्टम में दर्ज होती है और बैंक बाद में उस पेमेंट को इस एंट्री से मिलाता है। वहीं दूसरी तरफ इंपोर्ट के बाद पेमेंट होने पर सामान पहले आता है और जैसे ही इंपोर्टर पैसे देता है, बैंक तुरंत उसे लिंक करके क्लोज कर देता है। दोनों ही रास्तों में बैंक का बीच में आकर वैल्यूज को वेरीफाई और मैच करना एक बेहद अहम कदम है। सेक्शन 6, फाइनल बैंकिंग क्लोजर। और अब हम पहुंच गए हैं आज की इस चर्चा के सबसे क्लाइमैक्स पर, उस बड़े मिथक को तोड़ने वाले खुलासे की तरफ। अब जो जानकारी यहाँ है वो इस पूरी सिस्टम का परम सत्य है। यहाँ एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट होता है। कस्टम्स का क्लियरेंस तो बस सफर का एक मिड पॉइंट था। असल सच्चाई ये है कि बिल ऑफ एंट्री का फाइनल क्लोजर कस्टम्स नहीं बल्कि बैंक करता है, और वो भी रिजर्व बैंक के IDPMS सिस्टम के अंदर। यही वो जानकारी है जिसकी कमी के चलते अक्सर लोग इस प्रक्रिया को पूरा समझने में चूक जाते हैं। और फेमा के तहत इसके नियम बहुत ही सख्त हैं। बिल ऑफ एंट्री की डिटेल्स हर हाल में बैंक को जमा करनी होती है। आमतौर पर इस पेमेंट को पूरा करने के लिए 6 महीने की टाइम लिमिट होती है। सबसे जरूरी बात, एंट्री की वैल्यू और पेमेंट की वैल्यू का एकदम सटीक मैच होना चाहिए। अगर थोड़ा भी मिसमैच हुआ तो कड़ा बैंक रिकंसिलिएशन शुरू हो जाता है, जिससे कई तरह की परेशानियां और यहाँ तक कि रिजर्व बैंक को रिपोर्टिंग भी हो सकती है। चलिए देखते हैं कि ट्रेड प्रोफेशनल्स प्रैक्टिकल रूप से कहाँ मात खा जाते हैं। एडवांस पेमेंट्स को बिल ऑफ एंट्री से मैच न कर पाना, कुरियर इंपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज कर देना या गलत HS कोड का इस्तेमाल करना, ये कुछ बहुत ही आम गलतियां हैं। और सबसे बड़ी गलती, IDPMS एंट्रीज को बिना क्लोज किए सिस्टम में खुला छोड़ देना। यही वो चीजें हैं जो एक स्मूथ ट्रेड कंप्लायंस में बड़ी रुकावट बनती हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है। क्या बिला क्लोज की गई IDPMS एंट्रीज चुपचाप भविष्य के ट्रेड कंप्लायंस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रही हैं? ये गहराई से सोचने का विषय है। उम्मीद है ये विश्लेषण आपके लिए मददगार रहा होगा और इसने इस पूरे इकोसिस्टम को एक नए नजरिए से समझने में मदद की होगी। इस विस्तृत चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।